बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया और उन्होंने बताया कि उनकी पीजीसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या उनका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा गया और उनका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा चला गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अब हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें? कोई इसके लिए हमें किसी एजेंट के पास जाना होगा या वो वीज़ा हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो आज की वीडियो मेरी स्पेसिफ़िकली वीज़ा रिलेटेड है। चाहे आप पीजीसीई में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में यूके के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या मेन स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको किसी भी किस्म के एजेंट के पास, किसी भी किस्म के कंसल्टेंट के पास या किसी भी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने एजुकेशनल करियर में मैंने कुछ कंट्रीज़ का विज़िट किया जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है वो शामिल है और यूके जो है यहाँ पे भी जब मैंने आया था, मैंने जब भी वीज़ा अप्लाई किया है वो मैंने खुद ही अप्लाई किया है और बहुत आसान प्रोसेस है। अब तो इंटरनेट की दुनिया है, अगर आपको कोई बेसिक फॉर्म फिल करना आता है और आपने ऑब्वियसली पीजीसी का जो फॉर्म है वो खुद ही फिल किया होगा, तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है और आपको बेसिक टाइपिंग आती है, तो आप बड़े आराम से वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन-कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को पता है कि आपने सितंबर 2024 में यूके के अंदर किसी भी डिग्री प्रोग्राम में या पीजीसी के अंदर अगर आप आना चाहते हैं और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करूँगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको अभी कैश लेटर, इसको सीएएस लेटर कहा जाता है, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन लेटर होता है, वो अभी हो सकता है कई लोगों को ना मिला हो, लेकिन आप लोगों को ये लेटर मिलने की उम्मीद हो, तो आप अभी से ही अपना जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसकी जो चीज़ें हैं इकट्ठी करना शुरू कर दें और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का क्या रूल है? बैंक स्टेटमेंट बेसिकली अगर आपके नाम पे है तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन आपके पेरेंट्स, फादर या मदर, या अगर आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ में से किसी के नाम पर भी हो सकती है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पे है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको प्रूफ ऑफ फंड समटाइम वो पूछ सकते हैं एम्बेसी वाले कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए, वो हो सकता है शो करना पड़ जाए। तो बेहतर यही है कि आप अपने ही अकाउंट के अंदर उसको डिपॉज़िट रखवाएँ। अब इसका रूल क्या है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए? तो अब यहाँ पर जैसे कई लोगों को जो पीजीसी फिज़िक्स के अंदर कर रहे हैं, लैंग्वेजेज़ में कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप या बुर्सारी ज़रूर मिला होगा, लेकिन मैं पहले ही बताता चलूँ, अपनी वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को कि जो स्कॉलरशिप या बुर्सारी है वो आप जब यूके लैंड करेंगे तो उसके बाद आपको मिलना शुरू होगी। लेकिन एज़ पार्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस आपके पास जितनी भी फ़ी है, वो फुल फ़ी जो है उसकी अमाउंट जो है वो आपके बैंक के अंदर जो आपने जो भी अकाउंट शो कर रहे होंगे उसके अंदर वो मौजूद होनी चाहिए। लेट्स से कि वो अमाउंट 20,000 पाउंड है, मैं 20,000 पाउंड की एक रफ फिगर आपको दे देता हूँ, फिर अपने हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। उसके अलावा जो सेकंड आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मैं ये पीजीसी के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि अगर आप लंदन में आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पास 11 महीने का अप्रॉक्सिमेटली खर्चा होना चाहिए जिसको लिविंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। और जो यूके की वेबसाइट है उस पे लिखा हुआ है कि आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 1334 1334 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए, जिसको अगर आप रफली कैलकुलेट करें तो तकरीबन ये 15,000 पाउंड की जो अमाउंट है वो बनती है। और अगर आप लंदन से बाहर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जगह में, एनीवेयर इन द यूके अदर देन लंदन, तो वो अमाउंट अप्रॉक्सिमेटली मंथली बनती है अप्रॉक्सिमेटली 1000 के 1015 के अराउंड about बनती है। लेकिन अगर आप उसको 11 महीनों के ऊपर हिसाब किताब करेंगे तो वो तकरीबन 11,500 पाउंड के करीब बनती है। और प्लस ऑब्वियसली उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास जो आपका ट्रैवल टिकट है उसके पैसे और जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज, वो तकरीबन दोनों चीज़ें मिलाकर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी और हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज तकरीबन 1200 पाउंड के करीब वो बनता है। तो अगर आप एक मोटी सी एस्टिमेशन जो है वो लगाते हैं तो 20,000 लेट से आपकी फ़ीस है। और अगर आप लंदन के अंदर आ रहे हैं तो वो आपके पास 15,000 पाउंड लिविंग एक्सपेंसेस, तो ये हो गए 35,000। और उसके बाद आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है और जो आपके पास जो ट्रैवल आपने करना है और ये तमाम चीज़ें अप्रॉक्सिमेटली मिला लें तो तकरीबन 2,000 पाउंड की अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू बनती है। तो इन टोटल
37,000 की बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। और ये मैं सिंगल बंदे की बात बता रहा हूँ, वैसे भी जो स्टूडेंट आ रहे हैं जो पीएचडी में या मास्टर्स एंड रिसर्च में वो अप्लाई नहीं कर रहे, उनकी जो वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते यूके के अंदर, तो ये अमाउंट मैंने सिंगल बंदे के लिए जो है वो बताई है। अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, तो 20,000 लेट से आपकी फ़ी है, 12,000 आपके तकरीबन 11 महीने के वैसे बनेंगे और तकरीबन 2,000 आप समझ लें, तो 34,000 के करीब आपकी बैंक में पैसे जो हैं वो होने चाहिए। और एट लीस्ट आप इसको समझ लें कि 28 डेज़ पहले जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये तकरीबन महीना पहले आपके पास ये स्टेटमेंट मैच्योर होनी चाहिए। तभी अगर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया या अगर अभी आपके पास CAS लेटर या कैश लेटर जिसे कहा जाता है, ये अभी नहीं आया, आई वुड एडवाइस, क्योंकि मार्च ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, आप इस बैंक स्टेटमेंट को अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर है काफ़ी टाइम जो है वो कम रह जाएगा। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको ज़रूर मैच्योर करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, कई लोगों को उसके बारे में नहीं पता चलता, उनको बहुत बाद में इसके बारे में पता चलता है, तो मैं अभी से आपको बताता चलूँ कि आपने जो टीबी का टेस्ट है, चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो टीबी का टेस्ट है वो ज़रूर देना है, क्योंकि जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया उन कंट्रीज़ में से आते हैं जिनको वो कहते हैं कि आपने एटलीस्ट टीबी का टेस्ट ज़रूर देना है। और ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो सितंबर इनटेक में आते हैं यूके में, तो टीबी का टेस्ट बुक करने के लिए समटाइम्स महीना और 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली लग सकते हैं, क्योंकि हर जो मेडिकल सेंटर है उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती। जो यूके गवर्नमेंट है उसने कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स जो हैं वो बताए हुए हैं टीबी के टेस्ट से रिलेटेड। इसकी एक वेबसाइट भी है यूके गवर्नमेंट की, उसका लिंक भी मैं वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा, आप उसको देख भी लीजिएगा। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 शहर ऐसे हैं जिनमें यूके वीज़ा जो है उसके जो डेडिकेटेड मेडिकल सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं। उनमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, मीरपुर है और कराची है। तो ये 4 सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप जाकर टीबी का टेस्ट जो है वो उनके डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स हैं वो दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनकी फ़ी 15,000 पाकिस्तानी रुपये जो है वो बनती है टीबी के टेस्ट की। लेकिन पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये टेस्ट जो है लोगों ने क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात इसकी 2-2 महीने डेट नहीं मिल रही होती। तो अगर आप अभी से, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका कोर्स सितंबर में स्टार्ट होना है, तो आप अभी से ही टीबी का टेस्ट जो है वो ज़रूर बुक कर लें, क्योंकि अगर आप मई जून में करेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम रह जाएगा और हो सकता है कि आपको टीबी के टेस्ट की डेट ना मिलेगा। तो सेकंड स्टेप ये है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, ऑब्वियसली जब अगर आपको आपका इंटरव्यू हो चुका है और आपको कोई ऑफ़र आ गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ऑब्वियसली वो कंडीशनल ऑफ़र होगी। उसमें वो आपको हो सकता है पीजीसी के स्टूडेंट्स के लिए वो कह रहे होंगे कि आपको इक्विवेलेंसी टेस्ट देने हैं या लेट्स से आइल्स का टेस्ट देना है। तो वो जब आपकी तमाम चीज़ें पूरी हो जाएँगी तो आपको यूनिवर्सिटी एक कैश लेटर जो है वो इशू करेगी, और उस कैश लेटर पे एक नंबर लिखा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जो तीसरा मेन स्टेप है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी से की जितनी भी रिक्वायरमेंट है एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो आपका मास्टर्स प्रोग्राम है, चाहे वो आपका पीजीसी प्रोग्राम है, आप वो जो नंबर है वो यूनिवर्सिटी के साथ, वो यूनिवर्सिटी आपके साथ वो शेयर करेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ़ी जो है वो आपसे डिमांड कर सकती हैं कि आप 50% फ़ी या 30% फ़ी जो है वो पहले दे दें। तो क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट पहले से मैच्योर की होगी, तो आप उसी बैंक स्टेटमेंट में से ही, जो आपके पास बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है, आप उसमें से फ़ी जो है वो पे करेंगे, और उसकी जो रिसीप्ट है, उसका एविडेंस जो है वो, जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें आप शो कर सकते हैं कि आपने 30% या 50% जो भी फ़ी है वो पे कर चुके हैं, और जो बाकी रिमेनिंग फ़ी है और 1 साल का फ़ंड है और जो वीज़ा की फ़ी है वो आपके पास मैच्योर है, तो किसी भी किस्म का जो है वो इशू नहीं होगा। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले से मैच्योर होगी तो ऑब्वियसली आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो वंस आप ये कैश लेटर आपको मिल जाता है। अच्छा, हो सकता है कि कई लोगों को कैश अभी से मिल गया हो और उनके ज़हन में ये क्वेश्चन हो कि वीज़ा कब अप्लाई किया जा सकता है। तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के मुताबिक आपके कोर्स होने से 6 महीने पहले
आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि सितंबर में अगर आपका कोर्स स्टार्ट होना है तो मार्च के अंदर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन 6 महीने से पहले वो वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस बंदे का कोर्स लेट्स से जनवरी में स्टार्ट होना है अगले साल, वो अभी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। उसको एटलीस्ट 6 महीने का गैप जो है वो कम से कम होना चाहिए उसके कोर्स स्टार्टिंग में और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपके पास कैश भी आ गया और ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, टीबी का टेस्ट भी आपने करवा लिया, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, वो है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। स्टूडेंट वीज़ा का उसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर। वो बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ईजी उसमें आसान आसान से क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आपने पीजीसी की एप्लीकेशन खुद से फ़िल की है और आपके पास अगर ग्रेजुएशन की ज़ाहिर डिग्री है तो आपने अप्लाई किया है, या मास्टर्स के लिए भी, तो आपके लिए किसी भी किस्म का मसला नहीं है। बहुत से एजेंट लोग जो हैं वो आपको कहेंगे कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है और जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछते जाएँगे वो आप उसके अंदर फ़िल इन करते जाएँगे। लेकिन इसको किसी भी हाबड़-धाबड़ में, किसी भी जल्दबाज़ी के अंदर फ़िल नहीं करना। टेक योर टाइम, हो सकता है कि ये फॉर्म फ़िल करते-करते आपको 4 से 5 घंटे लग जाएँ, तो आप वीकेंड का, सैटरडे, संडे का कोई ऐसा टाइम जो काम हो, जिसमें कोई बंदा आपके पास ना हो वहाँ पर, क्योंकि आप इसको बिल्कुल सुकून के साथ फ़िल करना चाहेंगे कि कोई किसी किस्म की गलती ना हो जाए, तो आप बिल्कुल एक आइसोलेटेड रूम के अंदर इसका फॉर्म जो है वो फ़िल करना शुरू करें। और बहुत ही सिंपल और इसका आसान प्रोसेस है, किसी किस्म का इसमें मसला नहीं आता और इसके बड़े ईज़ी स्टेप्स हैं। बट एनीवेज़ अगर आपको कोई फॉर्म फिल करते हुए कोई इश्यू आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनिटली आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दोज़ क्वेश्चन। जब आप यूके की वीज़ा की वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली जब वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा तो वो आपसे वीज़ा फ़ी मांगेगा जो 490 पाउंड्स है यूके के फ़ी के हिसाब से। और उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज, जिसको आईएचएस सरचार्ज कहा जाता है, वो वेबसाइट आपको उस लिंक पर ले जाएगी और इसकी फ़ीस 776 पाउंड्स है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ी पे करने के लिए आपके पास किसी किस्म का क्रेडिट कार्ड या जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्योंकि कई बैंक हैं पाकिस्तान में वो अलाउ करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आपके कार्ड पे वो इनेबल नहीं हुई, जैसे मेरे कार्ड पे नहीं हुई थी, तो मैंने पहले बैंक को फ़ोन किया, वो मैंने एक्टिवेट करवाया कि मैंने बाहर एक ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो मैंने बैंक से अप्रूव करवा के कर ली थी। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेबिट कार्ड है, तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू। लेकिन अपने बैंक से चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप वीज़ा फॉर्म फिल कर लेते हैं, बाद में आपको याद आता है कि अभी तो मैंने पेमेंट करनी है और वो अभी इनेबल नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा कोई मसला आ जाए उसके अंदर। और मेक श्योर करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हों, मतलब किसी भी किस्म की अगर बिजली ज़ाहिर है पाकिस्तान में जाती रहती है, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है तो यू डोंट वांट कि आपका कंप्यूटर जो है उस टाइम पे बंद हो जाए। तो ये जो है, ये जब आप स्टेप कर लेंगे तो उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है बायोमेट्रिक डेट। अगेन यूके वीज़ा की वेबसाइट आपको वीएफएस ग्लोबल की एक वेबसाइट पे ले जाएगी और अगेन उसके 4 ही मेन सिटीज़ हैं जो मैंने पहले बताए। उन सिटीज़ में अगेन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मीरपुर हैं। मैं क्योंकि इस्लामाबाद से था तो इस्लामाबाद में उनका एक सेंटर था, जहाँ पे हम लोग वीएफएस ग्लोबल का एक सेंटर था जहाँ पर हम चक्शज़ाद के अंदर वो है अप्रॉक्सिमेटली जितने भी यूरोप के वीज़ा लगते हैं, इवन कनाडा के भी, वो उनका सेंटर वहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ पे बायोमेट्रिक की डेट लेना भी एक अज़ाब से कम नहीं है, क्योंकि जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, स्पेशली वीएफएस ग्लोबल के बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई अंदर कोई मिली-भगत आई डोंट नो क्या है कि आपको बायोमेट्रिक की डेट मिलती ही नहीं है। और बंदा पैनिक कर जाता है कि मैंने सितंबर में पहुँचना है और मेरी डेट जो है बायोमेट्रिक की अक्टूबर की आ रही है। तो उसमें जो एजेंट्स हैं बाहर बैठे हुए, वो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं कि हम आपको कल की, परसों की या 2 दिन बाद की डेट जो है वो दिलवा देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हमें पैसे जो है वो देने पड़ते हैं, कोई भी इसका मैकेनिज़्म नहीं है। मैंने एक ईमेल भी लिखी थी वीएफएस ग्लोबल को, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जब अप्लाई किया वीज़ा, हमें बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिल रही थी और वो 3 महीने बाद की डेट जो है वो शो हो रही थी। और उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आप बाहर चले जाएँ और वहाँ एजेंट्स बैठे होते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं और वो आपको जो है ना वो डेट जो है वो अर्ली बुक जो है वो करवा कर दे देते हैं।
तो खैर हमें फिर अनफॉर्चुनेटली पैसे जो हैं वो देने पड़े और वो हमने बायोमेट्रिक अपना करवाया, लेकिन उसके बाद मैंने वीएफएस ग्लोबल को भी ईमेल लिखी, यूके वीज़ा वालों को भी ईमेल लिखी, उसका मुझे जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर और ये करप्शन आपको पता है पाकिस्तान में हर जगह पे फैली हुई है। और ये जो एजेंट्स हैं आई थिंक कि अंदर ही कोई इनके बंदे हैं जो आपस में पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डेट्स आपको लीगल तरीके से नहीं मिलती, आपको एजेंट्स के थ्रू ही डेट्स जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो उसका यही तरीका है कि जब आपको कोई भी बायोमेट्रिक की डेट मिल रही है, लेट्स से 3 महीने के बाद की मिल रही है, आप उसको बुक कर लें और उसके बाद आप बाहर उनके सेंटर में चले जाएँ और उनके बाद जो एजेंट बैठे हुए हैं उनको कहें कि जी मेरे पास ये बुकिंग डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं 3 महीने बाद की, तो मैं इसको जल्दी करवाना चाहता हूँ। तो वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लेंगे, वो अगेन वहाँ पे बार्गेनिंग होगी, मुख्तलिफ तरह के एजेंट बैठे होंगे जो आपको डिफरेंट रेट जो है वो ऑफ़र कर रहे होंगे। तो अगेन वो आपके ऊपर है, वो आपको अगले दिन की डेट भी दे सकते हैं, हफ्ते बाद की डेट जो है वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन बी अवेयर, क्योंकि कुछ इसमें स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं, जो हो सकता है कि आपसे पैसे ले लें लेकिन आपको डेट अर्ली लेकर ना दें। तो ये बहुत सोच समझ के जो है ना वो आप कोई बंदा जो है वहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। तो वंस आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाए तो उसके बाद आप वही जो उनकी वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होंगे, जैसे कि आपके पासपोर्ट्स हैं या जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है या जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आइट्स वगैरह, वो आप उस पे अपलोड करेंगे। वीएफएस ग्लोबल आपसे फ़ी भी चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने आ रहे तो उसमें लिखा आता है कि ठीक है, आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं से अपलोड कर देंगे। तो ये आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई थिंक इट्स क्वाइट ईज़ी प्रोसेस। जनरली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर है फॉर एग्जांपल या नहीं भी है तो आप बाहर से जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन ज़रूर करवा लें, उसकी डिजिटल कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गुम भी सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर आपने किसी को ईमेल करने हैं तो वो अगर पीडीएफ फॉर्म में या इमेज फॉर्म के अंदर आपके कंप्यूटर में होंगे तो वो बड़ा आसान होगा उसको अपलोड करना। तो मैंने तो बड़े आराम से वो अपलोड कर लिए थे अपनी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स और हमें किसी किस्म की एडिशनल फ़ी जो है उनको पे नहीं करनी पड़ी थी। उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक देते हैं वो आपका पासपोर्ट जो है वो रख लेते हैं और उसके बाद कुछ लोगों को यूके वीज़ा वाले जो हैं वो चेक करने के लिए कि क्या ये वाक़ई ही जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है, उसका इंटरव्यू भी समटाइम्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आई थिंक 2 से 3% प्रोबेबिलिटी है। 97% लोगों को वैसे ही वीज़ा जो है मिल जाता है। रिमेंबर बैंक स्टेटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है, तो आपका जो वीज़ा है वो काफ़ी हद तक गारंटीड होता है यूके का। लेकिन अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छे से नहीं बनाई, उसमें कोई इश्यूज़ हैं, अचानक ही आपने बहुत बड़ी अमाउंट उसमें डिपॉज़िट कर दी है, तो फिर हो सकता है कि आपको जस्टिफ़िकेशन की ईमेल आए। तो इसलिए अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो पहले से रेडी करना शुरू कर दें, ताकि जो 28 दिन पहले की या महीना की जो पहले की बैंक स्टेटमेंट जब आप उनको शो करेंगे, तो उसमें अचानक कोई बहुत बड़ी ट्रांज़ैक्शंस नहीं शो हो रही होंगी। तो अगेन आपकी बैंक स्टेटमेंट एक बहुत वाइटल पार्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का, राइट? तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कुछ लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, कुछ लोगों को मेजॉरिटी लोगों का इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन अगर इंटरव्यू हो भी जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो जनरली उसमें यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आप किस कोर्स में आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन-सी है? वो सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है? कोई फेक बंदा जो है वो तो यूके नहीं आ रहा स्टूडेंट बन के, तो सिर्फ़ वो अपनी तसल्ली करने के लिए यूके वीज़ा वाले हैं समटाइम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, पर उसके चांसेस काफ़ी रेयर हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो विदिन 3 वीक्स यूके की वेबसाइट पे लिखा हुआ है आपका डिसीजन आ जाता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला, और आपको एक कलेक्शन की ईमेल आ जाती है कि आप उसी बायोमेट्रिक सेंटर में जाकर जहाँ पे आपने पासपोर्ट जमा करवाया था, वहाँ जाकर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करना होता है। और ये बहुत सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। और वंस यू गेट दैट, उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो बुक करवा सकते हैं। मैंने अपनी जो फ़्लाइट्स थी, मुझे काफ़ी यकीन था कि मेरा यूके में हो जाएगा और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने क्या किया था कि मैंने वो पासपोर्ट मेरे पास अभी आए ही नहीं थे कि मुझे कोई कलेक्शन की ईमेल नहीं आई। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मैंने फ़ौरन ही फ़्लाइट्स अपनी बुक कर ली थी, क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अगर आप लेट्स से कि आपका वीज़ा अगस्त में लगा है, सितंबर में आपने जाना है, तो वो आपको टिकट बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले ही अपने जो टिकट्स थे वो बुक कर लिए थे और हमें काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो टिकट्स जो है वो मिले थे। बट अगेन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि अब वो आप वीज़ा कब अप्लाई करते हैं, वीज़ा मिलता कब है और आप टिकट कब परचेज़ करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको टिकट सस्ता भी मिल सकता है। अगर आपने जिस टाइम पे जाना है उससे 2-3 या 4 महीने पहले अगर आप अपनी टिकट्स बुक कर लें तो आपको काफ़ी चीप टिकट्स जो हैं वो मिल सकते हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पहुँचना कब है यूके में। तो जनरल रूल ये है कि अगर आपका कोर्स लेट्स से 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 1 महीना पहले एट लीस्ट जो है वो पहुँच सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं पहुँच सकते। जैसे 1 अगस्त को आप पहुँच सकते हैं, लेकिन आप 1 अगस्त से पहले लैंड नहीं कर सकते। इवन दो आपके वीज़ा जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक एंट्री डेट लिखी होती है कि ये वीज़ा वैलिड कब से है। भले आप अभी आज या कल में अप्लाई करें, हो सकता है कि अप्रैल में आपको वीज़ा मिल भी जाए, लेकिन उसके ऊपर डेट लिखी होगी कि आपने एंटर कब होना है। तो जनरल रूल ये है कि जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है, उससे 1 महीना पहले आप यूके में एंटर हो सकते हैं। सो आई बिलीव कि मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से चीज़ें बता दी हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से है, किसी एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, वो ज़रूर पूछिएगा। एंड आई विश ऑल ऑफ यू जो भी अभी यूके आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो टीचर्स हैं और जो पीजीसी करने के लिए आ रहे हैं, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोर्स एंड आई विश कि आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम जो है वो यूके में गुजरे और आप खैर खैरियत से अपना पीजीसी का कोर्स है वो कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरी वीडियोस टीचर्स कम्युनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपनी तमाम जो वीडियोस हैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में टीचिंग प्रोफेशन के साथ हैं, उनको अवेयरनेस मिले कि बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके अंदर स्किल है और अगर आप में करेज है और अगर आप फेयरलेस अप्रोच करते हुए अगर आप रिस्क टेक करने की एबिलिटी आप में है, तो आप दूसरे मुल्क में जाकर अपना टीचिंग प्रोफेशन बड़े आराम से जो है वो शुरू कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ता है और अगर आप वो करने में कामयाब हो जाएँ, तो आगे सक्सेस ही मिलेगी आपको इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।